राधे राधे, नमस्कार, सुप्रभात मेरे दोस्तों। आप सभी के बीच में राजहंस कुमार ब्राइट एम स्टडी पॉइंट में सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत करता हूं। तो पिछले पार्ट में हमने जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वर्गमूल गुणनखंड विधि से रिलेटेड थ्योरी सेक्शन और एक्सरसाइज दोनों को कवर किए थे। तो एक्सरसाइज जब कवर कर रहे थे तो कुछ प्रश्न छूट गए थे, जैसे कि 2 नंबर के 2 का 2 प्रश्न बतलाए थे और तीसरा नंबर प्रश्न जो बोले थे घर से आप उसको बना लीजिएगा, जो भी मेथड आपको आसान लगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 3.5 का 4 नंबर क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया है। हम हेडिंग पर लेते हैं, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजीय गणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। अर्थात बोला गया है कि आप जो है कुछ सवाल दिए गए हैं जो कि शब्द में दिए हुए हैं, उसको बीजगणितीय रूप में ज्ञात कीजिए और उसके बाद आप किसी भी मेथड का प्रयोग कर, या तो आप प्रतिस्थापन विधि ज्ञात कर, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणनखंड विधि या ग्राफ विधि, किसी मेथड से आप उसको सॉल्व करिए और हमें बतलाइए क्या कि जो दिया गया प्रश्न में जो पूछ रहा है उसके बारे में। तो चलिए हम ध्यान से पढ़ते हैं प्रश्न को। तो बोला गया एक छात्रावास में मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। अर्थात एक छात्रावास है, उसका मासिक व्यय बोला गया कि नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जबकि एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के लिए 1080 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो बोला गया है नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन के मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो ये 2 कंडीशन दिया है, एक नियत व्यय है और प्रतिदिन भोजन जो करता है उसका मूल्य। तो हम यहाँ पर छात्रावास के भोजन यानी कि नियत व्यय मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि छात्रावास का मासिक नियत व्यय 100 रुपया। हम यहाँ पर छात्रावास के मासिक व्यय मान लिए जो कि 100 रुपया है। फिर यहाँ पर कंडीशन अगला क्या है कि शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किए। तो अर्थात जो छात्र जितना दिन भोजन करेगा तो उसको अलग से पैसा देना पड़ता है। तो प्रतिदिन जो भोजन करता है कितना रुपया है तो यह हमें भी मालूम नहीं है, तो उसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपया। यहाँ पर प्रतिदिन भोजन का मूल्य यानी कि यह जितना दिन भोजन करेगा उतना y रुपया की दर से जुट जाता है। तो अब यहाँ पर प्रश्न में 2 शर्त दिए गए हुए हैं, तो हम दोनों शर्त को एक एक करके समझते हैं। तो पहले लिख लेते हैं प्रश्न के पहली शर्त से। तो प्रश्न के पहले शर्त में बोला गया, अब आप लोग जो है किताब उल्टा के देखिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। बोला क्या कि जबकि एक विद्यार्थी ए जो है 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के लिए व्यय किए। अर्थात ए जो है एक दिन यदि भोजन यानी कि 20 दिन भोजन करता है तो नियत और छात्रावास का व्यय दोनों मिलाकर 1000 रुपये देते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि नियत व्यय इसका 100 था और प्रतिदिन भोजन किया तो प्रतिदिन भोजन, एक दिन का भोजन का मूल्य y रुपया। तो भोजन किया है 20 दिन, तो 20 से हम y को गुना कर देंगे। यहाँ पर हम करेंगे क्या कि 20 दिन भोजन किया तो 20 को हम y से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20y
और नियत व्यय यानी कि छात्रावास का मासिक नियत व्यय 100 रुपया, 20 दिन भोजन किया, एक दिन भोजन का मूल्य y रुपया है तो 20 दिन का 20y, दोनों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो प्रिंसिपल को यानी छात्रावास को यानी कि 1000 रुपये दिए तो दोनों को मिलाकर यहाँ पर 1000, यह मेरा इक्वेशन फर्स्ट निकल गया। अब हम प्रश्न की दूसरी शर्त से चलते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्न की दूसरी शर्त से। प्रश्न के दूसरे शर्त में बोला गया है कि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1080 रुपया अदा करना पड़ता है। अर्थात जो बी यहाँ पर ए का कंडीशन दिया हुआ था, अब हम कंडीशन बी की बात कर रहे हैं। तो बी किया क्या कि 26 दिन भोजन किया है तो छात्रावास का जो मासिक नियत व्यय है 100 रुपया, या 100 हम जोड़ दिए और इसने भोजन 20 दिन किया तो एक दिन का मूल्य y रुपया, तो यहाँ 26 दिन किया है तो 26 दिन का मूल्य कितना 26y। दोनों को जब आपस में जोड़ा गया तो इन्होंने जो पे किया है व्यय अदा किए हैं तो वह है 1080 रुपया। तो यह मेरा समीकरण सेकेंड हो गया। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड ज्ञात कर लिए। तो बोला गया आप किसी बीजीय विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें जो आसान होता है सबसे अच्छी मेथड जो है विलोपन विधि, जिसको कहते हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो लिख देते हैं विलोपन विधि में होता था क्या कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक साथ लेके चलते थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट मेरा दिया हुआ है x + 20y = 1000। यहाँ पर समीकरण सेकेंड x + 26y = 1080 रुपीज़। यहाँ पर देख रहे हैं यह मेरा x बराबर है, पहले से बराबर हुआ है। अब हम बराबर यहाँ पर करना नहीं पड़ेगा तो हम इसके साइन को सिर्फ चेंज कर देते हैं। तो प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस। या मेरा x मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं क्या कि ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस, तो प्लस माइनस घटेगा। तो यहाँ पर 26 में से 20 को घटाएं तो 26 बड़ा इसका चिन्ह माइनस का तो -6y हो गया। और यहाँ पर देख रहे हैं 180 और माइनस में और 1000 प्लस में, तो दोनों घटेगा। तो 1080 में से 1000 घटेगा तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस में 80। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y का मान जब निकालेंगे तो यहाँ पर 80 और ये 6 जो है बराबर के इस साइड गुना में है तो यह बराबर के दूसरे साइड भाग में हो जाएगा। अब हम इसको भाग देते हैं तो 6 से काटाएंगे तो 1 टाइम, 8 में से 6 गया तो 2 0 हो गया। अब फिर यहाँ पर जो है 6 से भाग देंगे तो 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स में यहाँ पर देख रहे हैं कि 20 में 34 18 20, फिर 3 टाइम्स लगेगा। तो चलिए y का मान, लेकिन यह पॉइंट में नहीं आना चाहिए। एक बार हम प्रश्न को मिला लेते हैं, कहीं पर गलती तो नहीं हो रहा है। प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न में यहाँ पर डाउट है। यहाँ पर जो है 1000 कितना 80 है, सॉरी यहाँ पर जो है मिस हो गया। तो हम यहाँ पर आप लोग भी कर लीजिएगा 1180 रुपया। तो यहाँ पर भी हम सब जगह सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 1180 हो जाएगा समीकरण सेकेंड, फिर यहाँ पर समीकरण फर्स्ट सेकेंड से तो 1180। जब इसको घटाएंगे तो 1080 होगा। अब 1080 में हम 6 से भाग देंगे तो 6 तिया 18, अर्थात 30 बार में पूरा कटेगा। तो y का मान मेरा यहाँ पर 30 आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए y का मान यहाँ पर 30। अब यहाँ पर 30 आ गया तो हम 30 से नहीं, अभी मेरा x का मान भी ज्ञात करना है। तो हम y को समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में रख देंगे। तो हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट मेरा दिया हुआ है x + 20y
एक्स प्लस 20y इक्वल टू 1000 रुपीज़। तो x ये y का मान 30 निकला, तो यहाँ पर x प्लस 20 और इजकल टू y का मान 30 है, तो 30 और इक्वल टू 1000 रुपीज़। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1000 रुपीज़ यहाँ पर करेंगे तो 3 दूनी 6, प्लस में तो बराबर के इस साइड माइनस में 600। तो यहाँ पर x का मान जो निकल कर आया वह मेरा 400 हुआ। बोल रहा था क्या कि नियत व्यय, छात्रावास का नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर निकल गया, तो लिखेंगे अतः छात्रावास का नियत व्यय, हम यहाँ पर x माने हैं तो x का मान यहाँ पर 400 रुपया है, तो यहाँ पर 400 रुपये हो जाएंगे। और यहाँ पर प्रतिदिन भोजन का व्यय प्रतिदिन भोजन का मूल्य, हम y माने हैं तो y का मान 30 रुपया आया, तो यहाँ पर 30 रुपया। तो इस प्रकार से यह प्रश्न सॉल्व हुआ। आप इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लें। चलिए हम प्रश्न के 4 के दूसरे नंबर पर बात करते हैं। तो बोला गया एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम ऐसा प्रश्न और भी बतलाए थे, तो हम भिन्न मान लेते थे। भिन्न मेरा होता है जैसे कि a/b, तो a मेरा कहलाता है अंश और b मेरा कहलाता है हर। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं a और b को। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि भिन्न बराबर x/y। हम भिन्न को मान लिए x/y। यहाँ प्रश्न में जो है 2 कंडीशन दिए गए हैं और यह 2 शर्त दिए गए हैं, तो हम दोनों शर्त को एक एक करके समझते हैं। तो प्रश्न के पहली शर्त से, प्रश्न के पहले शर्त में बोला कि भिन्न 1/3 हो जाती है, भिन्न 1/3 हो जाती है, उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है, अर्थात मेरा भिन्न है x/y। बोला क्या, यह भिन्न 1/3 हो जाती है, यह भिन्न 1/3 हो जाती है। कब? तो जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है। तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले हर। तो अंश में 1 घटाया गया तब जाके 1/3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 से, तो 3 गुना x 3x माइनस 3 गुना 1 तो 3। यहाँ पर y को 1 से गुना करेंगे तो y, यहाँ पर 3x प्लस में है तो माइनस में y इक्वल टू माइनस में है तो प्लस में 3। मेरा समीकरण फर्स्ट निकल गया। अब हम प्रश्न के दूसरे शर्त से चलते हैं। तो लिखेंगे प्रश्न के दूसरी शर्त से। तो प्रश्न के दूसरे शर्त में बोला वह 1/4 हो जाती है जब हर में से 8 जोड़ दिया जाता है, अर्थात भिन्न जो मेरा दिया हुआ है x/y वह 1/4 हो जाती है। कब? तो जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ऊपर अंश नीचे हर में 8 जोड़ दिया, तो यह भिन्न 1/4 हो जाती है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 4 गुना x तो 4x, यहाँ पर 1 से करेंगे तो y और प्लस 8, तो 4x यहाँ पर प्लस में है तो माइनस में y इक्वल टू 8। इक्वेशन सेकेंड, हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन ज्ञात कर लिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, सेकेंड में है 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर y मेरा इक्वल है, बराबर है, लेकिन यहाँ पर साइन अलग है, सेम है।
तो डिफरेंस कर देंगे, माइनस है तो प्लस, जब यहाँ पर सेंस चेंज किए तो हम नीचे वाले सभी जगह या प्लस में है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस में है तो माइनस, y से y मेरा पूर्ण रूप से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं यह प्लस में माइनस घटेगा तो 4 में से 3 गया तो माइनस x, और यहाँ पर 8 में से 3 गया तो -5, माइनस से माइनस कैंसिल तो x हो गया, x का मान 5। यहाँ पर हमने x का मान ज्ञात कर लिए। अब हम y का मान ज्ञात करते हैं तो हम समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड मेरा है 4x - y = 8 और x का मान 5 आया तो 4 = 5 - y = 8, तो 8 पंचे 40 माइनस y = 8, यहाँ पर प्लस में तो इस साइड माइनस में 40, तो माइनस y बराबर हो गया -32, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल तो y का मान हो गया 32। तो यहाँ पर 4 पंचे 20 तो माइनस y = हो जाएगा 8, प्लस में तो माइनस में यहाँ पर 20, तो माइनस y = -12, माइनस से माइनस कैंसिल तो y का मान जो यहाँ पर आया 12। हमें बोल रहा था कि भिन्न ज्ञात करें, तो मेरा भिन्न हो जाएगा, लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, तो x बटे y माने हैं तो x का मान निकला 5, तो 5 x के स्थान पर बटे y का मान यहाँ पर 12 है तो 12 लिख दिए। यह मेरा भिन्न हो गया। आप इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से नोट कर लें। उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटते तो यह 50 अंक अर्जित करता। तो बोल रहा है कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम जैसे कि टेस्ट देते हैं, या तो स्कूल में दे या तो कोचिंग में दे, कहीं पर देते तो उसका कुछ ना कुछ नियम होता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न बतलाया गया है इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर टेस्ट एक होता है, टेस्ट में भाग लेने पर हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक सही और एक गलत। एक सही उत्तर होता है और एक गलत उत्तर होता है। तो सही उत्तर पर मान लीजिए सही प्रश्न पर यदि दिया जाता है, बोला कि सही प्रश्न पर 3 अंक, और गलत जब बनाते हैं तो इसमें से कह रहा कि 1 अंक काट लिया जाता है। अर्थात एक प्रश्न को जब हम सही बनाएंगे, एक प्रश्न को जब सही बनाएंगे तो हमें 3 नंबर दिया जाएगा, और एक प्रश्न जब गलत बनाएंगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। कहने का तात्पर्य जब 2 प्रश्न को हम सॉल्व किए थे जिसमें से एक प्रश्न जो है मेरा सही हुआ और एक गलत हुआ, तो यहाँ पर सही प्रश्न पर हमें 3 अंक मिला और गलत पर हमें कितना मिला, तो 1 अंक। तो यहाँ पर जो है मेरा सही यानी कि एक्यूरेट मेरा जो उत्तर आएगा, एक्यूरेट मेरा जो अंक आएगा, अंक अर्जित किए तो 3 अंक में से हम 1 अंक को घटाते हैं तो 2 अंक हम अर्जित किए। अर्थात इसी तरह से हम जो है इस सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बोला कि कुल प्रश्नों की संख्या, तो हम यहाँ पर कुछ ना कुछ मान लेते हैं। प्रश्न जो पूछा जाएगा हम उत्तर जो देते हैं, एक सही उत्तर देते हैं और दूसरा गलत उत्तर देते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मानते हैं कि माना कि सही उत्तरों की कुल संख्या x मान लिए। अर्थात हमने जो टेस्ट दिए, टेस्ट में जो सही उत्तर हम बनाए, तो कुल सही प्रश्न जो हम बनाए हैं यहाँ पर जो मेरा है x मान लिए। अब गलत जो कुछ गलत भी बना होगा तो हम गलत को y मान लेते हैं। तो कहेंगे कुल गलत उत्तरों की संख्या हम यहाँ पर y को मान लिए। अब चलिए हम प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न में 2 शर्त दिए गए हैं, तो फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पर कहेंगे प्रश्न की पहली शर्त से
प्रश्न की पहली शर्त से हमें बोला क्या कि यश नाम का एक लड़का है जो टेस्ट में 40 अंक लाया। हम प्रश्न को समझाएंगे, आप भी किताब पर ध्यान दीजिएगा। तो बोला एक टेस्ट दिया, तो टेस्ट देने पर यश ने 40 अंक अर्जित किया, 40 अंक अर्जित किए। फिर बोला क्या कि जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, एक यदि प्रश्न का सही उत्तर देता है तो 3 अंक मिला, तो कुल सही प्रश्नों की संख्या कितना है x। तो x को हम किससे गुना करेंगे तो 3 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x। एक प्रश्न सही बनाने पर 3 अंक, तो x पर टोटल जो है x प्रश्नों को बनाने में 3x लगा। फिर उसके बाद बोला तथा अशुद्ध उत्तर पर अर्थात गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिए जाते हैं। तो 1 अंक, टोटल गलत प्रश्नों की संख्या क्या है y। एक गलत पर 1 अंक काटा तो टोटल y पर तो y काट लेगा। तो यहाँ पर जब सही उत्तर में से गलत उत्तर को घटाएंगे, सही अंक में से गलत अंक को घटाएंगे, तो यहाँ पर आ रहा है 40, अर्थात यह मेरा समीकरण फर्स्ट निकल गया। तो यहाँ पर हम फ्रेश लिख सकते हैं क्या कि 3x - y = 14। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट। एक चीज़ हम बात करते हैं, तुलना हमेशा बराबर वालों के साथ करते हैं। अंक को अंक के साथ, फिर डिजिट को डिजिट के साथ करेंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर मेरा अंक दिया हुआ था 40 मेरा अंक है, तो यहाँ पर प्रश्न माने हैं x और यहाँ पर भी प्रश्न y, गलत प्रश्न माने हैं y। तो हम प्रश्नों की संख्या को अंक में कन्वर्ट कर दिए। क्यों कि यहाँ पर बोला था 3 अंक सही उत्तर पर, तो एक टोटल x प्रश्न को 3 से गुना किए, तो मेरा 3x जो है यह मेरा अंक आ गया। फिर यहाँ पर गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया गया, तो टोटल बनाया y को 1 से गुना किए तो y अंक आया। तो सही अंक में से गलत अंक को घटा दिए, तो मेरा एक्यूरेट जो अंक आया था वह मेरा बोला 40। यह मेरा समीकरण फर्स्ट हो गया। इसको समझ ले। अब प्रश्न की दूसरी शर्त से बात करते हैं। प्रश्न के दूसरी शर्त से, तो प्रश्न के दूसरे शर्त में बोला गया है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, यदि एक प्रश्न सही करता है तो एक प्रश्न पर 4 अंक, तो टोटल जो है वो यहाँ पर सही बनाने के लिए x बनाया है सही, तो यहाँ पर x से गुना, तो यहाँ पर 4 गुना x तो हो जाएगा 4x। फिर बोला क्या तथा अशुद्ध उत्तर पर अर्थात गलत उत्तर पर 2 अंक काटते, तो अशुद्ध उत्तर, टोटल अशुद्ध उत्तर मेरा गलत उत्तर कितना है y, और एक उत्तर पर 2 अंक काटा, तो टोटल y को किससे 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2y, यहाँ पर 2y। अब यहाँ पर यह मेरा क्या है सही अंक, यह टोटल अंक सही है, सही प्रश्नों का अंक, और यह जो है अंक क्या है गलत प्रश्नों का। सही अंक में से गलत अंक को जब हम घटाते हैं तो बोला यश ने 50 अंक प्राप्त किए, टोटल कितना 50। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल 50 अर्थात 4x - 2y = 50। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 को कॉमन लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, और ये माइनस यहाँ पर 2 से 2 निकल गया, 2 1 जा 1 टाइम्स में, और बचा क्या y = 50। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 2x - y = 25 इक्वेशन सेकेंड। अब मेरा फर्स्ट और सेकेंड समीकरण आ गया, तो हम इनको करेंगे क्या सॉल्व। तो आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, ग्राफ विधि हो या प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणनखंड, आपको जो अच्छा लगे उन नियमों से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है 3x - y = 40 और सेकेंड है 2x - y = 25। यहाँ पर देख रहे हैं माइनस है, तो यहाँ पर करेंगे साइन चेंज, यह प्लस होगा, यह माइनस होगा, यह माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल, तो 3x में से 2x गया तो बचा यहाँ पर x, यहाँ पर हो गया x, और यहाँ पर देख रहे हैं 40 में से 25 गया तो यहाँ पर बचेगा 15, अर्थात x का मान यहाँ पर 15 आ गया।
अब हम मान निकाल लेते हैं y का, तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान, तो समीकरण फर्स्ट मेरा आया है 3x - y = 40 और x का मान 15 है, तो यहाँ पर 3 = x का मान 15 - y = 14। अब यहाँ पर -y और यहाँ पर हो गया 14, 15 को 3 से गुना करेंगे तो 15 × 45, प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में 45, तो -y = जब यहाँ पर घटेगा तो -5, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए y का मान जो यहाँ पर 5 आ गया। हमें ज्ञात करना था x और y का मान, तो x और y का मान ज्ञात कर लिए। यहाँ पर कुल सही उत्तरों की संख्या x माने और कुल गलत प्रश्नों की संख्या हम क्या माने हैं, y। तो x का मान 15 आया और y का मान 5। तो बोला है क्या कि अर्जित करता है, तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टेस्ट में बोला गया कितने प्रश्न थे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या, तो टेस्ट में जो प्रश्न दिए गए थे यहाँ पर सही था x और गलत को टोटल गलत था y, तो हम सही और गलत दोनों प्रश्न को जोड़ देंगे तो x + y, तो x का मान देख रहे हैं 15 और प्लस y का मान 5, तो टोटल जोड़ने पर यहाँ पर 20, अर्थात 20 प्रश्न पूछे गए थे। आप इस प्रश्न को समझने का कोशिश किए, हम समझाने का कोशिश किए हैं, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न बोला गया है क्या कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान है A और B, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो दोनों कार की चाल ज्ञात करें। तो हम यहाँ पर जैसे कि बोला गया है कि कार की संख्या 2 है और दोनों कारों के चाल जो है अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि एक राजमार्ग अर्थात एक सड़क की बात किया गया। आप लोग रोड पर चलते हैं प्रतिदिन, उसी सड़क की बात कर रहे हैं जिस पर आप चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर छोटा सा एक जो है चित्र बना लेते हैं सड़क का समझाने के लिए। यहाँ पर यह सड़क है। अब यहाँ पर स्थान जो है, यहाँ पर जो स्थान है इस स्थान का नाम है A और इस स्थान का जो नाम है यहाँ पर B। बोला गया है 2 स्थान है A और B। यहाँ पर हम मान भी लिए A और B 2 स्थान है, एक का यहाँ पर है A और यहाँ पर है स्थान B। और बोला क्या कि 100 किलोमीटर की दूरी पर, अर्थात हम कह सकते हैं A से B की दूरी 100 किलोमीटर, A से B की दूरी 100 किलोमीटर है। अब यहाँ पर प्रश्न में आए तो बोला कि एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है, अर्थात भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। तो कहने का तात्पर्य कार जो है, एक कार A से, ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एक कार जो है हम लिए, एक कार A से चलना प्रारंभ करती है, इसका चाल अभी तक नहीं मालूम, और एक कार जो है बोला B से चलना प्रारंभ करती है, B से चलना प्रारंभ करती है। अब यहाँ पर A से जो कार चलेगी B की ओर और B से आगे कहाँ तक जाएगी ये नहीं बोला है कि कहाँ जाके मिलती है, लेकिन यह बतलाया गया है क्या कि भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। यह भी यदि मैप की बात किया जाए तो मैप में नॉर्थ मेरा ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, और मेरा राइट साइड जो है मेरा
यह होता है ईस्ट और मेरा लेफ्ट साइड होता है वेस्ट। तो इस नक्शे के अनुकूल तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दोनों कार पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, अर्थात ईस्ट की ओर। इधर भी ईस्ट और इधर भी ईस्ट। तो बोला क्या कि चलने के बाद कितना 5 घंटे पश्चात, 5 घंटे जब दोनों कार चलती है तो एक स्थान पर जाके मिल जाती है। अर्थात पहले कार के चाल को हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे कार की चाल को मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली कार जो है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और दूसरे कार जो है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जब यह दोनों कार 5 घंटा चलती है, 5 घंटा चलने पर एक स्थान जो है दोनों आपस में मिल जाती है, दोनों आपस में मिल जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जानते हैं कि चाल, दूरी, समय, आप जो है 8 क्लास में इसका अच्छी प्रकार से क्वेश्चन करवाए जाते हैं तो आप पढ़े ही होंगे। हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो यह बेसिक फार्मूला है, लेकिन हम यहाँ पर जो प्रोसेस लगाने जा रहे हैं ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पर जब हमें दूरी, यदि जब तक हम दूरी नहीं पता करेंगे कि कितना दूर चला तो हमें कोई पता भी नहीं होगा। तो हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो यहाँ पर निकालते हैं 5 घंटे में कार ए कितना चला। तो कार ए द्वारा तय की गई दूरी, तो 5 घंटे में कार ए कितना दूरी किया तो हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल x माने हैं और समय 5 घंटा लिया, तो यहाँ पर चाल मेरा क्या है x किलोमीटर और 5 घंटा की चाल से चला। तो यह कुल दूरी यही चला। कुल दूरी जो है कितना चला तो 5x किलोमीटर। अब कार बी की बात किया जाए, कार बी द्वारा तय की गई दूरी, तो यहाँ पर y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला कार बी। तो यहाँ पर 5 घंटा चला, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना y किलोमीटर, अर्थात इतना दूरी तय किया। और बोला गया था क्या कि ए और बी दोनों के बीच का जो दूरी है 100 किलोमीटर का अंतर है। अर्थात यहाँ पर कार ए द्वारा चली गई कुल दूरी में कार बी द्वारा चली गई कुल दूरी को हम घटाएंगे तो अंतर कितना का आना चाहिए 100 किलोमीटर का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि 5x माइनस 5y इक्वल टू 100 किलोमीटर। यहाँ पर कहने का तात्पर्य कार ए जो है जितना 5 घंटा चला और कार बी भी चला, तो कार ए के द्वारा कुल दूरी जो तय किया गया 5x और कार बी के द्वारा कुल दूरी तय किया गया है 5y। तो कुल दूरी ए में और कुल दूरी तय किया गया बी, यदि दोनों के दूरी को हम घटाएंगे, चली गई दूरी को घटाएंगे तो अंतर कितना का 100 किलोमीटर का। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 कॉमन, तो यहाँ पर कॉमन वूमन नहीं, सिर्फ हम शॉर्ट में समझाने का जो है कोशिश किए, आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लैंग्वेज पर आते हैं जो कि 10th क्लास में बोर्ड में बनाना पड़ता है। हम मान लेते हैं माना कि कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल जो है y किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात कार ए x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं और कार बी जो है y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हैं। तो यहाँ पर हम इसको शॉर्ट में समझाएं। अब यहाँ पर प्रश्न से देखते हैं, प्रश्न से अर्थात कार ए और कार बी दोनों के बीच का दूरी कितना है 100 किलोमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि हमें दूरी का तुलना दूरी से करते हैं तो हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है क्या कि चाल गुना समय। अब यहाँ पर दूरी बराबर चाल गुना समय, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि दूरी तय किया गया है एक चाल कितना है x किलोमीटर और दूरी तय किया है कितना, तो दूरी तो हम निकालने हैं समय 5 घंटा। तो यहाँ पर टोटल यानी कि कार की चाल x किलोमीटर और यहाँ पर 5 घंटा चला, समय से गुना कर दिए तो यह मेरा दूरी हो गया। फिर यहाँ पर बोला क्या
कि कार बी जो चला कितना y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 5 घंटे चला। यहाँ पर बोला गया है 5 घंटे मेंशन किया गया है, तो 5y। अब दोनों को घटाने पर 100 किलोमीटर का फासला रहता है, यहाँ से यहाँ तक में 100 किलोमीटर का फासला। तो हम यहाँ पर 5 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 100। यहाँ पर 5 से कटाएंगे तो यहाँ पर मेरा कट जाएगा तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 20, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम पहला इक्वेशन ज्ञात कर लें, अब दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं। तो कार ए और बी की दूरी अर्थात ए से बी की दूरी कितना, तो 100 किलोमीटर, कितना 100 किलोमीटर। अर्थात यहाँ पर बोल सकते हैं प्रश्न की दूसरी शर्त से बोल सकते हैं क्या कि कार जो है ए और बी के बीच की दूरी अर्थात x प्लस वाई बराबर कितना 100 किलोमीटर, x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर। अब यह कैसे हुआ तो इसके बारे में हम समझाते हैं। तो चलिए यहाँ पर एनसीईआरटी बुक जो है, एनसीईआरटी में यह प्रश्न अधूरा है। एनसीईआरटी जो बुक है यह प्रश्न अधूरा है। तो यहाँ पर एक लाइन प्रश्न छूट गया था जो कि हम दूसरे बुक से नोट किए हैं। यहाँ पर बोला गया था क्या कि यदि वे एक दूसरे की तरफ चलते तो वे 1 घंटे में ही एक दूसरे से मिल जाते। अर्थात यह एक दिशा में चल रहा था, यदि यही कार विपरीत दिशा में चलता अर्थात ए वाला इस ईस्ट साइड और यहाँ बी से जो कार चलती, कार बी से जो चलती, तो यह कार जो है, यह कार बी से चलती तो ए की ओर आती अर्थात वेस्ट में आती। तो यह जो है यहाँ पर आकर किसी स्थान पर आकर यह भी 1 घंटा चलती है, यह भी 1 घंटा, तो यहाँ पर मिल जाती है। तो इस प्रकार से 1 घंटा में मिल जाती है। तो यह कार जो है कितना चला 1 घंटा, तो x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 1 घंटा में x किलोमीटर, और y जो चला है b जो चला है y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो 1 घंटा में y किलोमीटर। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आती है, अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आने पर हम समय को जोड़ देते हैं और यहाँ पर दूरी को जोड़ देंगे और दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो अर्थात यहाँ पर दूरी घटता है। तो यहाँ पर हम जो है घटाए थे, यहाँ पर देख सकते हैं घटाए थे फर्स्ट इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर तो विपरीत दिशा में अर्थात कार ए इतना दूरी तय किया, कार ए इतना दूरी तय किया और कार बी इतना दूरी तय किया 1 घंटा में। तो दोनों दूरी को हम जोड़ देंगे तो यह किसके बराबर होगा 100 के बराबर, अर्थात x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर। तो यहाँ पर समीकरण सेकेंड से हम यहाँ पर वही लिखे थे कि यहाँ पर x प्लस वाई अर्थात 1 घंटा में कार ए द्वारा तय की गई दूरी x किलोमीटर और कार बी द्वारा 1 घंटा में तय की गई दूरी है y किलोमीटर। अब दोनों कार दूरी जो तय किया यहाँ से यहाँ तक बीच में मिलाती यह दूरी कितना बोला गया है 100 किलोमीटर। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर, यह मेरा इक्वेशन सेकेंड हो गया। इस प्रकार से हम प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझा है। अब सॉल्यूशन की बात आता है तो हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा अपनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 20 और सेकेंड है x प्लस वाई इक्वल टू 100। यहाँ पर प्लस माइनस ऑलरेडी है पहले से किया हुआ तो हम y को ख़त्म कर दिए। अब यहाँ पर बच गया x, तो 1x तो हो जाएगा 2x इक्वल टू यहाँ पर जुटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 120। तो x का मान हो जाएगा जब काटाएंगे तो 60, अर्थात x हम कार ए की चाल को माने हैं तो यहाँ पर कार ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब कार बी की निकालते हैं तो यहाँ पर चलते हैं, इसको थोड़ा सा और नज़दीक लिखते हैं। समीकरण सेकेंड लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान
रखने पर समीकरण फर्स्ट मेरा है x माइनस वाई इक्वल टू 20, तो x का मान है 60 और माइनस वाई इक्वल टू 20, तो माइनस वाई इक्वल टू 20 और 60 प्लस में तो राइट साइड आएगा तो माइनस में, तो यहाँ पर माइनस वाई इक्वल टू घटेगा तो 40, माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान आ गया 40। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अतः कार ए की चाल x किलोमीटर माने थे, तो x का मान 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कार b की चाल y किलोमीटर माने तो y का मान 40 आया, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप कि आप समझ गए होंगे, आप अच्छी प्रकार से इसको नोट कर लें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न दिया गया है, बोला एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो बोला है क्या कि आयत का विमाएँ ज्ञात करें, अर्थात भुजाएं ज्ञात करें। हम जानते हैं क्या कि आयत एक बना लेते हैं। आयत अर्थात आयत होता है 4 भुजाओं से मिलकर वह ज्यामितीय आकृति जो 4 भुजाओं से मिलकर बनी हो, जो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनाती हो, आयत कहलाता है। यह परिभाषा एक सिंपल से बतला दिए। तो आयत में 2 भुजाएं होती हैं, एक होता है लंबाई और एक होता है चौड़ाई। आयत की सबसे बड़ी भुजा लंबाई कहलाता है और छोटी भुजा चौड़ाई कहलाता है। तो यहाँ पर आयत, अब यहाँ पर आयत के जो है विमाएँ दिया नहीं है, अर्थात भुजा दिया नहीं है, कुछ कहीं पर लंबाई घटा दिया गया है तो कहीं पर चौड़ाई बढ़ा दिया गया, इस प्रकार से बोला है। तो कुछ निश्चित रहता, यदि 5 बोलता, दे देता कि 5 है यह 4 है, तो बोलता लंबाई में 2 घटा दिया जाता तो 2 घटा देते, 3 घटा दिया जाता 3 घटा देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट बोला है क्या कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो इसलिए कितना है यह निश्चित मान हम नहीं ले सकते, तो इसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लंबाई को मान लेते हैं x और चौड़ाई को मान लेते हैं y। अब यहाँ पर पहले शॉर्ट में प्रश्न को समझ लेते हैं, उसके बाद तो यदि इसका क्षेत्रफल बोला जाए तो यह क्षेत्रफल जो निकलेगा, यह सरफेस एरिया जो निकलेगा हो जाएगा सरफेस एरिया। क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। आप सभी इन बात को जानते होंगे, एक आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर लंबाई को हम x माने हैं तो यहाँ पर x और चौड़ाई को y माने तो y। यहाँ पर क्षेत्रफल जो निकलेगा क्षेत्रफल हो जाएगा xy। अब यहाँ पर प्रश्न को पढ़ते हैं तो पहला नंबर जो प्रश्न, पहला कंडीशन जो दिया उसको सॉल्व करते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या है x और y, कहा 9 इकाई कम हो जाता है, अर्थात क्षेत्रफल में 9 इकाई कम हो जाता है। कब? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती। लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती तो लंबाई में 5 कम कर दिए और चौड़ाई में कितना 3 इकाई का 5 इकाई कम और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। और चौड़ाई को बोला 3 इकाई बढ़ा दिया जाता तो y माने है चौड़ाई को तो 3 बढ़ा दिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं इसमें 5 कम कर दिया, इसमें 3 बढ़ा दिया और बोला क्या क्षेत्रफल में 9 घट जाता है। तो क्षेत्रफल का तुलना हम क्षेत्रफल से करेंगे, क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से, परिमाप का तुलना परिमाप से करेंगे। तो तुलना हमेशा बराबर वालों के साथ करते हैं। तो यह मेरा क्षेत्रफल है, यह मेरा पार्ट जो है
क्षेत्रफल एरिया है और यहाँ पर देख रहे हैं यह मेरा साइड है, भुजा है, या मेरा साइड। तो हम करेंगे क्या कि क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से, तो इसको भी हम गुना कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर मेरा जो आ गया इक्वेशन x - 5 इंटू y + 3 इक्वल टू xy - 9। तो आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। फिर दूसरा बोला क्या कि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देंगे। यहाँ पर दोनों को बढ़ाने की बात किया, तो दूसरा नंबर कंडीशन बोला कि लंबाई में भी 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है, चौड़ाई में 2 इकाई, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दिया जाता है। तो बोला इसका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, अर्थात क्षेत्रफल इसका क्या है xy, तो क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से, और 67 इकाई बढ़ जाता है, तो 67 हम इसमें जोड़ दिए। तो आप इसको अच्छी प्रकार से शॉर्ट में समझ गए। अब हम लॉन्ग में जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई को x मान लिए, इकाई में है तो x इकाई लिखते हैं, x इकाई वर्ग, और उसके बाद चौड़ाई यहाँ पर हो जाएगा, चौड़ाई को मान लेते हैं y इकाई। अब यहाँ पर जब आयत का लंबाई x और चौड़ाई y, तो क्षेत्रफल हो जाएगा, इसलिए क्षेत्रफल बराबर x गुना y, तो xy हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई। अब यहाँ पर प्रश्न के पहली शर्त से, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न की पहली शर्त से। तो प्रश्न के पहले शर्त में बोला क्या कि यहाँ पर अभी जस्ट समझाए थे कि बोला कि क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल जो है x और y था, पहले क्या था x और y था, अब यहाँ पर 9 इकाई कम हो गया, अर्थात xy से 9 इकाई कम हो गया। कब? तो जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी गई। लंबाई x था तो यहाँ पर x पहले था, अब x में 5 जो है कम कर दिया गया। और चौड़ाई जो है यहाँ पर चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, पहले y था, अब क्या हो गया y + 3, अर्थात यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर क्षेत्रफल कमी हो गया 9, यहाँ पर लंबाई घट गया, चौड़ाई बढ़ गया, और लंबाई गुना चौड़ाई हम जानते क्या होता है, तो क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से कर दिए। अब इसको हम इसको जो है सॉल्व करते हैं, तो हम जानते हैं x गुना y xy, और यहाँ पर x गुना 3 + 3x, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 5 गुना y तो 5y, और माइनस प्लस माइनस 5 तिया 15, और यहाँ पर xy, और यहाँ पर -9। जब बराबर में यदि समान हो तो डायरेक्ट हम कटा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि इधर भी xy है और बराबर के इस साइड भी xy है, यहाँ पर एक xy प्लस में, यहाँ पर एक xy प्लस में, तो यह कट जाएगा, या तो इधर लाएंगे तो प्लस में, तो माइनस ऐसे भी कट जाएगा। तो यह शॉर्ट तरीका है। अब यहाँ पर देखते हैं 9 बचा, यहाँ पर 15, यह अचर पद है, यह मेरा चर पद, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x - 5y इक्वल टू -9, और माइनस में तो बराबर के उस साइड प्लस में हो जाएगा 15। तो यहाँ पर 3x - 5y इक्वल टू प्लस माइनस घटेगा तो 12 में से 9 गया, तो यहाँ पर 6, यह समीकरण मेरा फर्स्ट निकल गया। अब हम बात करते हैं प्रश्न की दूसरी शर्त से। तो प्रश्न की दूसरी शर्त से, तो प्रश्न के दूसरी शर्त में बोला क्या कि लंबाई 3 और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाती है, अर्थात लंबाई हम x और चौड़ाई y, तो लंबाई में 3 बढ़ा दिया गया और चौड़ाई में जो है 2 बढ़ा दिया गया। तो बोला क्या कि क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, अर्थात क्षेत्रफल क्या xy, इसमें कितना बढ़ोतरी हुआ 67 का। यहाँ पर क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से, अब गुना करेंगे तो x गुना y xy, और यहाँ पर हो जाएगा x गुना 2,
तो प्लस 2x प्लस हो जाएगा 3 गुना y तो 3y और 3 दूनी 6 इक्वल टू xy और प्लस 67। अब इसको यहाँ पर देख रहे हैं क्या कटने वाला है, तो इसको हम जो है बर्बाद कर देंगे। क्या कर देंगे? बर्बाद। जो बर्बाद होने वाला हो बर्बाद कर दिया जाए और जो आबाद होने वाला उसे आबाद कर दिया जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं xy बर्बाद हो रहा था, तो यहाँ पर x वाला टर्म अब यहाँ पर है तो सेपरेट कर देते हैं। 2x और प्लस 3y इक्वल टू 67 प्लस में तो इस साइड माइनस में हो जाएगा 6 तो हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। यह मेरा इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ज्ञात कर लिए, तो इसको हमें होता है मान, उसके बाद क्या कि x और y का मान निकालना। तो चलिए हम x और y का मान निकालते हैं। तो नीचे दिख रहा है? नहीं, यह वाला दिख रहा है जो लिखे हैं ना। चलो आगे यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर मार दिए, इधर है हिंदुस्तान और अब पाकिस्तान में प्रवेश करने जा रहे हैं। पाकिस्तान को कब्जा करेंगे नहीं, थोड़ा सा जो है उसको भी डरा देंगे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट मेरा दिया हुआ है 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 और यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। अब यहाँ पर कोई कटने वाला नहीं है, तो हम जब कटने वाला नहीं हो तो उसे कटाते हैं। कटाने का तरीका हम बतला चुके हैं क्या कि या तो x को कटाएं या तो y को, किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट करने का तरीका क्या, तो बराबर, यहाँ पर पहले से प्लस माइनस है तो 3 को ऊपर गुना और 5 को नीचे गुना डायरेक्ट। तो यहाँ पर यह मेरा कट जाएगा। कटने के बाद जो हो जाएगा क्या, तो 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9x और यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10। यहाँ पर प्लस में तो प्लस में 10x बराबर छोतिया 18। यहाँ पर प्लस में 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 6 पंचे 30। अब इसको जोड़ेंगे तो 10 9 19x और यहाँ पर 8 5 13 के 3 1 1 2 और 3 की 323 हो गया। इसलिए x का मान अब निकालेंगे तो 323 में हम 19 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा एक बार में 19, फिर खाएगा 19 तो हो जाएगा कितना उतरेगा, तो यहाँ पर 12 में से 9 गया तो यहाँ पर 12 में से 9 गया 3 और यहाँ पर बच जाएगा कितना 1 और यहाँ पर 3। 19 बचे 95 19 33 से, अर्थात 7 बार में 133 खा रहा है तो 7 बार में कटा दिए। अब यहाँ पर x का मान आ गया 17। अब हम समीकरण क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट मेरा दिया हुआ है 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। तो यहाँ पर x का मान 17 तिया 51 माइनस 5y इक्वल टू 6, तो माइनस 5y इक्वल टू 6 और यह प्लस में है तो बराबर की दूसरे साइड माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 5y और घटेगा तो यहाँ पर होगा कितना, तो 45। माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 9 जा, अर्थात y का मान जो यहाँ पर आ गया 9। अब हमें बोला था क्या कि आयत की विमाएँ ज्ञात करें, तो एक माने है x और दूसरा माने है y। तो लिखेंगे अतः आयत की लंबाई कितना हो गया 17 इकाई, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 17 इकाई और चौड़ाई हो जाएगा 9 इकाई। आई होप कि आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। हम अपने ज्ञान के अनुकूल जहाँ तक समझाने का तरीका जानते हैं वहाँ तक समझाने का कोशिश करते हैं। तो आप जो 10th की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ बने रहिए। यदि आपको क्लास अच्छा लगता हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिए और जहाँ तक हो सके तो शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, भाई के पास या किसी रिलेशन में
या किसी संबंधी में जो भी व्यक्ति हो जो कि सभी लाभ उठा सके, यह निःशुल्क ज्ञान दिया जा रहा है। कुछ ही दिन में हम साइंस का भी वीडियो आप सभी के बीच प्रोवाइड करवाएंगे और हो सके तो हम इतना करेंगे कि जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, जो भी संघर्ष करने के लिए हैं, तो उसके लिए हम पीडीएफ का भी जो है तैयारी करवा रहे हैं, उस पर भी काम चल रहा है। पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा अच्छी प्रकार से तैयारी, और टेस्ट वगैरह का भी जो है अनाउंसमेंट कुछ दिमाग लगा रहे हैं, हो सके तो उसका भी कोशिश करेंगे करवाने के लिए। तो चलिए आप लोग को और क्या कहें, तो आगे का दिन आपका अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।